Everybody and welcome back to my channel again. Today in this video I'll be continuing oral anatomy synopsis. तो पहले दो पार्ट्स आ चुके हैं oral anatomy के synopsis के. फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन था, टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताया हुआ था. सेकंड वीडियो में हमने डिसिडस टीथ के बारे में कंप्लीट बात करी थी. तो अगर आपको डिसिडस टीथ के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा पार्ट 2 देख सकते हैं ओरल एनाटॉमी सिनॉप्सिस का. दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ ओरल एनाटॉमी सिनॉप्सिस और इस वीडियो में हम परमानेंट दांतों के बारे में बात करने वाले हैं. Okay, so people who are new on my channel, I just want to say that this channel is basically for those who are preparing for their MDS as well as doing their BDS also. इस चैनल पे बेसिकली हम जो भी कंसेप्ट्स हैं डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे इस चैनल पे डिस्कस करते हैं. हम डेंटल वर्ल्स को फॉलो करते हैं और मेन जो उसके सिनॉप्सिस होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर इन द नीड एंड जस्ट कीप वॉचिंग इट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज़ अ परमानेंट डेंटेशन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट. परमानेंट दांतों के बारे में बात करें. पहले मैक्सिलर के दांतों के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे हमने सेंट्रल इंसाइजर लेटरल इंसाइजर के बारे में बात करनी है. सबसे पहले सेंट्रल इंसाइजर्स सबको पता होता है. सेंट्रल इंसाइजर्स मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स कहाँ पे होते हैं, किस टाइप से दिखते हैं. तो उनके कुछ ऐसे माइन्यूट फीचर्स होते हैं जो नॉर्मली नहीं दिखाई देते बट दे आर स्टिल प्रेजेंट एंड दे हेल्प इन डिफ्रेंशिएटिंग देम फ्रॉम अदर टीथ. तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे. मेन 3 फीचर्स होते हैं इसके अंदर. एक तो मीजल इंसाइजल एंगल, एक इसका मीजल कन्वेचर और मेमिलॉन्स. ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं. यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि मीजल इंसाइजल एंगल इज द शार्प वाइल डिस्टल इंसाइजल एंगल इज द राउंडेड. अब ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ. ये अगर मान लो सेंट्रल इंसाइजर का दांत है, ठीक है, ये 2 सेंट्रल इंसाइजर्स हैं, मे बी इट्स 1-1 इट्स 1-2. तो मीजल इंसाइजल एंगल होता है जो मीजल साइड पर मिलता है, ये वाला, ये मीजल इंसाइजल एंगल है. और ये जो एंगल है ये डिस्टो इंसाइजल एंगल है. ठीक है, क्योंकि अगर हम दांत के सरफेसेस की बात अगर हम करें तो ये इंसाइजल सरफेस होता है. ये मिड लाइन, अगर ये मिड लाइन है तो एक सेकेंड, अगर ये मान लो मिड लाइन है तो मिड लाइन के अकॉर्डिंग ये हमारा मेजल सरफेस है, ये हमारा डिस्टल सरफेस है, ये हमारा सर्वाइकल एरिया होता है. ठीक है, अगर हम इसी दांत को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करें तो दिस इज़ द इंसाइजल थर्ड, दिस इज़ द मिडल थर्ड एंड दिस इज़ द सर्वाइकल थर्ड. ठीक है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन टर्मिनोलॉजीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, और क्या फीचर्स होते हैं रूट को हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हम क्राउन्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि इंसाइजल थर्ड, मिडल थर्ड, सर्वाइकल थर्ड प्लस मीजल एरिया, डिस्टल एरिया, सर्वाइकल एरिया, इंसाइजल एरिया. और जो हम दांत का पीछे वाला एरिया का बात करते हैं, जैसे कि ये वाला जो एरिया अगर हम फ्रंट के हिसाब से देखेंगे तो ये बक्कल सर्फेस एरिया होता है. इसके जो पीछे वाला एरिया होता है जो टंग से टच में होता है वो लिंगुअल सर्फेस एरिया होता है. ठीक है, प्रॉक्सिमल सर्फेसेस कई बार लोग बात करते हैं कि प्रॉक्सिमल सर्फेस क्या होता है. तो जैसे कि अगर मान लो ये दांत है, ठीक है, ओके, तो ये जो एरियाज़ होते हैं जो कनेक्शंस में होते हैं इनको प्रॉक्सिमल सर्फेसेस बोलते हैं. बेसिकली प्रॉक्सिमल सर्फेस में हमारे पास कौन सा आता है, मीजल सर्फेस, डिस्टल सर्फेस, ये होते हैं. और जो फ्रंट सर्फेसेस होते हैं वो होते हैं बकल सर्फेस और लिंगुअल सर्फेस. ठीक है, पैलेटल सर्फेस हम मैक्सिलरी दांतों के लिए यूज़ करते हैं, लिंगुअल भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है. तो यहाँ पे इन्होंने बात करी हुई है मीजल इंसाइजर एंगल की. तो मैंने आपको बताया कि ये जो अगर ये दांत है सेंट्रल इंसाइजर तो इसका ये वाला जो एंगल होता है ये काफ़ी शार्प सा लगता है. लेकिन अगर ये वाला हिस्से की अगर आप बात करो तो ये काफ़ी ज़्यादा राउंडेड ऑफ लगता है. ठीक है, तो इसका बेसिक फीचर होता है. इससे आप क्या कर सकते हो, दांत को राइट लेफ्ट के हिसाब से डिफ़ाइन कर सकते हो कि जैसे अगर इस हिसाब से अगर दिख रहा है तो ये दिस इज़ द राइट वन, और अगर इस हिसाब से दिख रहा है तो दिस इज़ द लेफ्ट वन. ठीक है, अब यहाँ पे बात करी गई है नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ मीजल कर्वेचर की. ठीक है, तो इट इज़ द मोस्ट प्रोनाउंस्ड कंपेयर टू एनी अदर टिप्स. जो सेंट्रल इंसाइजर्स का जो मीजल कर्वेचर, जो मीजल सरफेस का जो कर्वेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा. मतलब अगर आप सेंट्रल इंसाइजर को ऐसे मीजल पार्ट में देखोगे ना, मीजल उसमें थोड़ा सा रफ बन गया है ये, लेट मी मेक इट मोर क्लियर. You can see central incisor if you see like this is the distal surface or if you see like mesial surface. So ये जो curvature बनता है ना यहाँ पे, this is the deepest one. This is the deepest one and it's around like 3.5 mm and it's the deepest one in the central incisors.
उसके बाद नेक्स्ट बात करी हुई मैमेलॉन्स की। आप सबको पता है कि जब नया दांत उगता है तो उसके ऊपर जो इंसाइजल एरिया होता है, इंसाइजल सरफेस होता है, वो रफ सा होता है, लेकिन विद टाइम के साथ ये वियर ऑफ हो जाता है और प्लेन हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेटर इंसाइजर के बारे में। लेटर इंसाइजर में मेन चीज़ होती है उसका लिंगुअल फॉसा। उसके बाद सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि ये जो दांत होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा साइज़ की, शेप की वेरिएशंस होती हैं नेक्स्ट टू थर्ड मोलर। मतलब जो हमारी ओरल कैविटी होती है उसमें जो थर्ड मोलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अपने साइज़ में, शेप में वेरिएशन शो करता है। उसके बाद हमारी जो मैक्सिला का लेटर इंसाइजर होता है ना, वो भी थर्ड मोलर के बाद काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन शो करता है अपने अंदर। उसका साइज़ कभी अलग दिखेगा, कभी उसकी शेप्स अलग दिखेंगी। मतलब ऐसे आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते लेटर इंसाइजर को कि इतनी ही ऐसी ही शेप होगी, इतनी ही लेंथ होगी, ऐसा नहीं होता। वो अपनी चीज़ें उनकी चेंज होती रहती हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली मिसिंग टूथ। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मिसिंग टूथ होता है कि हमारी ओरल कैविटी में होता है थर्ड मोलर, उसके बाद लेटर इंसाइजर होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे ओके, सो प्रेजेंस और डेवलपमेंटल ग्रूव्स इन मैक्सिलेटर इंसाइजर्स एंड मैंडिबुलर सेंट्रल्स creates accessibility and worsens the prognosis of the tooth during periodontal treatment। यहाँ पे डेवलपमेंटल ग्रूव्स के बारे में बात करी हुई है। ठीक है, जब हम टूथ मॉर्फोलॉजी हम पिक्चर्स देखेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि ग्रूव्स क्या होते हैं। ठीक है, रिजेस क्या होती हैं और कस्प्स क्या होते हैं। सो अगर आपको मैं मेन समझाने की कोशिश करती हूँ कि तो जैसे अगर मान लो ये मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर है। ठीक है, 3 कस्प्स, अगर हम इसका बकल सरफेस एरिया से देख रहे हैं तो हमारे पास 3 कस्प्स दिखाई देंगे। इसी का ही अगर हम ओक्लूजल व्यू अगर देखें तो इस हिसाब से दिखाई देगा हमें। ठीक है, ओक्लूजल व्यू इस हिसाब से हमें इसका ओक्लूजल व्यू दिखाई देगा। ठीक है, ये छोटा सा हमारे पास डिस्टल कस्प रहता है। उसके बाद हमारे पास मिडिल कस्प है, मीजल एक मीज़ो बाकल होता है, एक मीज़ो लिंगुअल होता है। उसके बाद ये इस हिसाब से हम इसको डिवाइड कर रखा है हमने। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें तो ये जो मेन ग्रूव्स हैं, दीज आर डेवलपमेंटल ग्रूव्स। जो ये मेन चीज़ें होती हैं जो कस्प्स को डिवाइड करते हैं, ये ग्रूव्स होते हैं, इनको डेवलपमेंटल ग्रूव्स बोलते हैं। और इन चीज़ को हम कस्प बोलते हैं। ठीक है, इन चीज़ को हम डेवलपमेंटल ग्रूव बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और मतलब एक और टर्मिनोलॉजी होती है जो होती है ट्रायंगुलर रिजेस। मतलब जैसे कि अगर एक कस्प ये है, एक कस्प ये है। ठीक है, मान लो ये जो कस्प है, तो ये जो कस्प यहाँ से भी स्लोप है, यहाँ से भी स्लोप है, तो एक टाइप का जो ये स्लोप है जो दोनों तरफ से। उसके बाद अगर आप देखो ऊपर से, अगर आप देखोगे तो आपको एक रिज फॉर्मेशन दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि 2 ट्राइंगल्स मिलके एक रिज बना रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्राइंगुलर रिज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखना मुश्किल है, पिक्चर में देखना थोड़ा ईजी रहेगा, तो मैं आपको वहाँ पर दिखा दूँगी। तो यहाँ पे बात हो रही थी डेवलपमेंटल ग्रूव की। तो प्रेजेंस ऑफ डेवलपमेंटल ग्रूव इन मैक्सिलेटरल्स एंड मैंडिबुलर सेंट्रल्स accessibility and worsens the prognosis of the tooth during periodontal treatment। मतलब अगर हम ट्रीट कर रहे होते हैं, periodontal ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये जो ग्रूव्स होते हैं, ये जो हमारी accessibility होती है और जो हमारा प्रोग्नोसिस होता है उसको वर्स करते हैं। मतलब दे आर नॉट हेल्प अस ड्यूरिंग, मतलब ये जो पॉइंट है आपका, ये जब आप टूथ मॉर्फोलॉजी को समझोगे अच्छे से, सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज, उनके कस्प्स, रिजेस वगैरह जब आप समझोगे तब आपको मेन चीज़ इसकी पता चलेगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे, दैट इज़ डेंसिन डेंटे इज़ मोर कॉमन इन अपर लेटरल्स। डेंसिन डेंटे का क्या मतलब, एक दांत के अंदर दूसरा छोटा सा दांत दिखाई देना, दैट इज़ डेंसिन डेंटे। मोस्ट कॉमनली मैक्सिलेटरल इंसाइजर्स में दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है लेटरल इंसाइजर्स आर द टीथ विच कॉमनली हैव एबनॉर्मल रिलेशन टू एडजेसेंट टीथ। मतलब इनका जो रिलेशन रहता है अपने आसपास वाले दांतों से, दैट इज सेंट्रल इंसाइजर्स और कैनाइन्स, दैट इज़ नॉट गुड रिलेशन, लाइक एबनॉर्मल रिलेशन रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आप इस हिसाब से डिफाइन नहीं कर सकते कि भी प्रॉपर ये रिलेशन रहेगा, मतलब ये सरफेस इसी सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा या इतना पोर्शन ही सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा, ऐसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। वो चेंज होता है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था लेटरल इंसाइजर की जो शेप्स हैं, फॉर्म्स हैं, साइज़ है, चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि भी जो प्रॉपर ओरिजिनल साइज़ होता है उससे काफ़ी चेंज हो जाएगा, बट अ लिटिल बिट
it changes, it varies. Or this is the only tooth after third molar which shows these variations. बाकी जो बाकी दांत होते हैं इतनी वेरिएशन शो नहीं करते हैं. Apical third of the tooth. Okay. Apical tooth of the root exhibits curvature distally and palatally. Apical third of the root. अगर हम रूट की बात करें, ये रूट होती है हमारी, ये क्राउन होता है, तो हम रूट को भी डिवाइड कर सकते हैं. ये जो हमारा पार्ट होता है रूट का, दिस इज सर्वाइकल, दिस इज मिडल एंड दिस इज अपाइकल. ठीक है. तो इन्होंने बोला है कि जो अपाइकल थर्ड है रूट का, दैट एग्जिबिट्स कर्वेचर डिस्टली एंड पैलेटली. मतलब ये जो रूट होती है ऐसे कर्व्ड होती है, मतलब ऐसे स्ट्रेट नहीं होती, इट कर्व्स. सो कहाँ पे जाके कर्व हो जाती है? डिस्टल साइड में और पैलेटली. मतलब अगर मैंने इस हिसाब से ये दांत शो करा है तो इस हिसाब से ये दांत जो है वो लेफ्ट रीजन का होगा, क्योंकि राइट वाला जो दांत होगा उसकी रूट इस हिसाब से मुड़ी होगी. ठीक है. ओके. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट. ओके, यहाँ पे एक और चीज़ लिख रखी है. सो इन्फेक्शन फ्रॉम लेटरल साइज स्प्रेड्स पैलेटली रिजल्टिंग इन पैलेटल एब्सेस. अगर जो लेटरल साइज दांत में अगर इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो क्योंकि उसकी रूट जो होती है कर्व्ड रहती है पैलेट में, तो वहाँ से इन्फेक्शन जो है वो पहुँच करके पैलेट में जाके एब्सेस बना सकता है. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद मैक्सिलरी केनाइन्स के बारे में यहाँ पे बात करी गई है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कस्पिड और यू कैन से ऑल्सो कॉर्नर टीथ. ठीक है. कस्पिड्स, कॉर्नर टीथ और द कॉर्नर स्टोन्स और आई टीथ एज ए डेवलप नियर ऑर्बिटल फ्लोर. क्योंकि ये जो दांत होता है मैक्सिलरी केनाइन, ये इसकी रूट जो होती है वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है, सबसे ज़्यादा लंबी होती है. तो वो इतनी लंबी होती है दैट इट कैन अप टू, मतलब साइनस में ऑलमोस्ट पहुंच जाती है. तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स लाइक जस्ट आई टीथ और कॉर्नर टीथ बिकॉज इट डेवलप्स नियर टू द ऑर्बिटल फ्लोर. नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली इम्पैक्टेड टीथ नेक्स्ट टू थर्ड मोलर्स. काफ़ी ज़्यादा चांसेस इसके इम्पैक्टेड रहने के होते हैं. इम्पैक्टेड मतलब ऐसा दांत जो कि फुली इरप्ट ना हो या पार्शली इरप्ट रहे या फिर ना इरप्ट हो, इम्पैक्ट रहे, भारी ना है. तो थर्ड मोलर के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं इम्पैक्ट होने के. उसके बाद केनाइन के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं. उसके बाद यहाँ पे बात करी गई है कि द रूट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट. सबसे ज़्यादा लॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है. मैक्सिलरी मैंडिबुलर केनाइन्स आर द लॉन्गेस्ट टीथ इन दी होल कैविटी. मतलब केनाइन जो है दांत वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा. वहाँ पे अगर हम बात करें मैक्सिलर की केनाइन की, तो उसका क्राउन 1 mm छोटा होता है लेकिन उसकी रूट 1 mm बड़ी होती है. लेकिन अगर मैंडिबुलर केनाइन की, सॉरी केनाइन, ओके इट्स अ केनाइन, ओके इट लुक लाइक दिस. लेकिन अगर वहीं पे हम मैंडिबुलर केनाइन की अगर बात करें तो उसका जो क्राउन होता है वो 1 mm बड़ा होता है और उसकी रूट 1 mm छोटी होती है. मतलब इन द सेंस दोनों केनाइन का अगर प्रॉपर लेंथ अगर देखें तो सेम होता है, मैक्सिलरी मैंडिबुलर दोनों का. उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि दीज टीथ एग्जिबिट लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ इरप्शन. का जो इरप्शन का टाइम होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है. एंड दीज टीथ हैव मैक्सिमम मीज़ोडिस्टल एंगुलेशंस, maximum मीज़ोडिस्टल एंगुलेशन दैट इज अबाउट 17, एंड मीज़ल हाफ रिजेंबल्स इन साइजेस एंड डिस्टल हाफ रिजेंबल्स प्रीमोलर्स. इनका जो मीज़ल हाफ रहता है, जैसे कि केनाइन है, तो दैट इज गोना रिजेंबल सेंटर इंसाइजेस एंड द डिस्टल हाफ विल रिजेंबल प्रीमोलर्स. Next, in canines and premolars, mesal slope is shorter than the distal slope. This is the important feature. अगर हम canine इस हिसाब से बना रहे हैं, एक कस्प होता है हमारे पास, ठीक है, canine में, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मीजल स्लोप जो होता है, अगर मान लो ये जो canine मैंने बनाया है, दिस इज़ ऑफ राइट साइड, ठीक है, मान लेते हैं राइट साइड, पेशेंट के राइट साइड का canine है ये, दैट इज़ 1-3. तो यहाँ पे जो मीजल स्लोप रहेगा, ये जो मीजल स्लोप है, दिस इज शॉर्ट एंड दिस डिस्टल स्लोप इज लॉन्ग. इस हिसाब से होगा ये, दिस मीजल स्लोप विल बी शॉर्ट एंड द डिस्टल स्लोप विल बी लॉन्ग. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. लीस्ट कॉमन टू शो बाइफर्केशंस. बाइफर्केशंस इतनी कॉमन नहीं होती इसके अंदर. इट इज़ अ टूथ विच इज़ ब्लॉक्ड आउट कॉमनली ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस. इम्पैक्टेड रहने के चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि स्पेस जो इसका होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इरप्ट कम हो पाता है ये. मतलब स्पेस ही इतना कम होता है तो इसको वो बाकी दांतों को धक्का मार के ऐसे बाहर आना पड़ता है, तो कभी कभी ये इम्पैक्ट रह जाता है. नेक्स्ट नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैंडिबुलर सेंटर इंसाइजेस.
मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर्स के बारे में यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर बहुत ही छोटा दांत रहता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द टीथ, सबसे ज़्यादा छोटा रहता है ये, सबसे छोटा होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द टीथ एंड बोथ मेसोइंसाइजल एंड डिस्टल इंसाइजल एंगल्स आर शार्प। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि भी एक एंगल शार्प है एक एंगल राउंडेड है, नहीं, दोनों ही जो एंगल्स होते हैं वो शार्प होते हैं, ठीक है। Nasal ridge is straight and is approximated at right angles to the long axis of the tooth. It's just straight. हमारी जो इंसाइजर रिज होती है काफ़ी स्ट्रेट रहती है और ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज पे होती है टू द रूट। उसके बाद these features make it difficult to distinguish between right and left में इसको distinguish करना बहुत ही मुश्किल रहता है बिकॉज कोई ऐसी वेरिएशंस नहीं मिलती। lingual surface is smooth with least prominence of lingual fossa। इसमें lingual fossa बहुत least prominent होता है। exhibits few developmental lines and grooves in the entire dentation next to the mandibular incisors। बहुत ही कम इसमें developmental lines होती हैं। incisal curvature of the cervical line is marked extensively approximately 1/3 of the length of the crown। तो इंसाइजल कर्वेचर जो इसका रहता है दैट इज़ मार्क्ड एक्सटेंडिंग अप्रॉक्सीमेटली टू 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द क्राउन, ठीक है। ये हमारा इसका ये जो पार्ट है ये दिस इज़ द कर्वेचर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट let's talk about the labiolingual diameter of the crown is always greater than mesodistal diameter। मतलब अगर आप इसको labiolingual देखो, लेबियोलिंगुअल जो डायमीटर है ये हमारा मेसोडिस्टल सरफेस है और ये हमारा लेबियल और लिंगुअल सरफेस है। तो ये जो डायमीटर है दिस इज़ ऑलवेज ग्रेट एंड दिस इज़ ऑलवेज लेस। मतलब मेसोडिस्टल डायमीटर इसका कम रहता है और ये चीज़ ज़्यादा बड़ी होती है। दिस टूथ यूजुअली हैज़ वन रूट कैनाल बट टू कैनाल्स में बी फाउंड क्वाइट फ्रिक्वेंटली। नॉर्मली एक ही रूट कैनाल रहती है इसके अंदर, एक ही रूट कैनाल होती है, बट कभी कभी दो भी मिल सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स द वन ओनली। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर्स। लेटरल इंसाइजर स्मॉलेस्ट नेक्स्ट टू मैंडिबुलर इंसाइजर। सबसे ज़्यादा छोटा तो मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर होता है, उसके बाद मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर होता है जो दूसरे नंबर पे छोटा दांत होता है। इंसाइजर रिज इज नॉट एट राइट एंगल्स टू अ लाइन बाइसेक्टिंग द क्राउन एंड द रूट लेबियोलिंगुअली। इसकी जो रिज रहती है इंसाइजर रिज वो अपनी रूट के उसमें परपेंडिकुलर नहीं होती है, ठीक है। इंसाइजल एज शोज द कर्वेचर ऑफ डेंटल आर्च गिविंग द क्राउन द अपीयरेंस ऑफ बीइंग ट्विस्टेड स्लाइटली ऑन इट्स रूट बेस। ऐसा लगता है कि अपने इस रूट बेस पे दांत थोड़ा सा टिल्टेड है, मतलब रूट यही है लेकिन दांत थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। दैट इज मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर। टॉकिंग अबाउट मैंडिबुलर कैनाइन्स, हम ऑब्वियसली इट्स द लॉन्गेस्ट वन among the anterior teeth। bifurcated roots and root canals are most prominent in mandibular canines, ठीक है। bifurcated roots इसमें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। root canals are most common in, मतलब bifurcated roots and root canals, दो root canals और दो roots हो सकती हैं mandibular canines में। now let's talk about the premolars। okay, so maybe I'll talking the premolars in the next video and I will be showing the images of the central incisors, lateral incisors too, so we will talk about it in the next video। So till then keep learning and be happy. Bye bye.